तो हाय एंड वेलकम बैक टू बाल पुरुषोत्तम गाइस। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे नए एथलीट टॉक शो में। तो आज के एथलीट टॉक शो में हमारे साथ कोई एथलीट नहीं बल्कि एथलीट को तैयार करने वाले प्रेप कोच हैं। और आज हमारे जो चैनल पे आए हैं, जो हमको अपॉर्चुनिटी दिए हैं, वो इंडिया के मशहूर जाने माने प्रेप कोच में से एक हैं। और जिनका इंट्रोडक्शन, जिनका तारीफ़ जितना भी करे सब कम है, और जिनके अचीवमेंट्स बहुत ही मैसिव है गाइस। और आज उनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो उनका नाम है मिस्टर अतिंदरजीत सिंह जी, जो कि इंस्टाग्राम पे आपको @बॉडी बिल्डिंग ऑलकेमिस्ट के भी नाम से जाने जाते हैं। आप उनका प्रोफाइल जाकर खुद देखें, विज़िट करें, और उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनने हमको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस वीडियो में उनसे जो बात किया हमने, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बात किया है, सप्लीमेंट्स के ऊपर बात किया है, यूजलेस जो भी एनाबॉलिक्स होते हैं उसके ऊपर बात किया है, और भी बहुत सारी बातें की हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उनसे इंस्टाग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हैं, वो रिप्लाई करेंगे आपको। ही इज़ अ ग्रेट मैन और ग्रेट कोच। सो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए। बहुत दिनों बाद आपसे फेस टू फेस आमना सामनी मुलाकात हो गई। कैसे हो? बढ़िया, आप अपना बताइए, आपका अगला कैसा चल रहा है ट्रेन? अगला स्ट्रीम कौन सा कर रहे हो? अगला स्ट्रीम अभी तो अगर आप पहले ही वायरल कर दीजिएगा तो फिर तो पहले ही से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पंगे हो जाएंगे। आर्नोल्ड आई थिंक आने। इस बार आई थिंक इस बार शेरू क्लासिक का लाइव नहीं चलने वाला है ना? आ, यार देखो, अब शेरू क्लासिक है, है अपनी, और ठीक है, वो तो मैं ही नहीं करने दूंगा, उसमें तो मैं ही पकड़ा दूंगा तुझे। नहीं। जैसे आज की डेट में कई प्रेप कोचेस, मैं उनको प्रेप कोचेस नहीं मानता जो सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने पे लगे हुए हैं ना, मैं उनको प्रेप कोचेस नहीं मानता। प्रेप कोचेस एक्चुअली वो है जो एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। तो जो अच्छे प्रेप कोचेज हैं, उनका सबसे मेन कंसर्न क्या रहता है? कम से कम खर्चे में और मैक्सिमम आपकी हेल्थ को सिक्योर करके आपकी गेम करवानी। ओके। तो जैसे कि अभी जैसे एक कॉमन सा आपके नज़र में, जैसे आप उतने साल से एक्सपीरियंस है और ट्रेनिंग देते भी आ रहे हैं, तो आपके नज़र में कोई ऐसा कॉमन चीज जो कि हर कोच चला रहे हों, जो कि चलाना नहीं चाहिए? नहीं, हर कोच नहीं चला रहा, लेकिन काफी चला रहे हैं। उनमें से वही कैटेगरी चला रही है जो मैंने बोला कि जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने पे है, राइट। और वो है यूजलेस पेप्टाइड्स, ठीक है। जो काम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा हाई क्वालिटी एचजीएच कर सकता है, ठीक है। जो उसके अलावा, चाहे GHRP6 हो गया, चाहे वो आपका अंडरग्राउंड लैब्स का IGF हो गया, ठीक है, ईपा मोरलिन हो गया, ठीक है, उसके बाद CJC हो गया, ये जितने भी कॉस्टली पेप्टाइड है ना, भाई साहब, अभी 40 बंदे देख रहे हैं टोटल इस लाइव को। 40 के 40 बंदों को बता देता हूँ कि ये सारी चीजें, GHRP6, CJC, IGF और इबामोरलिन, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के तरीके हैं, ठीक है। कोई लॉजिकल ड्रग्स नहीं है। जो GHRP6 करता है वो काम इंसुलिन भी कर सकती है, वो फीलिंग आपको भूख लगने की इंसुलिन भी दे सकती है, ठीक है। तो इन चीजों पे भाई पैसा बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका बजट इतना है कि आप फार्मेसी स्टोर से एक अच्छा क्वालिटी का एचजीएच लेके यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मेसी स्टोर के रेफ्रिजरेशन से, सप्लीमेंट स्टोर से मिला हुआ एचजीएच नहीं। वो कभी भी ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि वो कभी उसको रेफ्रिजरेट करते नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपका बजट है तो एक फार्मा ग्रेड एचजीएच आप यूज कर सकते हैं, वो भी जब आपका कोच आपको प्रिस्क्राइब करे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो ना, किसी की बातों में आके, GHRP6, IGF, CJC, डैक और इबामोरलिन, ये सारे के सारे जो भी पेप्टाइड सप्लीमेंट वाले बेच रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मनी वेस्टेज है, टोटल मनी वेस्टेज, नथिंग एल्स। और फिर वो
यही लोग होते हैं, यही लड़के होते हैं जो बाद में ढिंडोरा पीटते हैं ना कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं है, मेरे पास टैनिंग के पैसे नहीं है, ठीक है ना। वो फिर यही लड़के होते हैं जो ऑलरेडी इन चीजों पे अपना पैसा लुटा चुके होते हैं, मेजोरिटी उनमें से। और इसमें इसमें मतलब मेन जो सप्लीमेंट्स है उनका क्या रोल रहता है? कोई खास रोल नहीं है यार। देखो, अगर आप जनरल जनरल वेलनेस वाले बंदे हो ना, ठीक है ना, कि जनरल वेलनेस मतलब सिर्फ आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो 10 से 6 की, 10 से 5 की, ठीक है ना, आपके पास अपनी डाइट प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, तब आपके लिए सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो बंदा एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है ना, और उस बंदे के पास प्रॉपर टाइम है अपने 6 मील पूरे लेने का, 5-6 मील पूरे लेने का, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर सप्लीमेंट्स चाहिए ना, तो वो चाहिए मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट, मिनरल्स, ठीक है, हार्ट हेल्थ, लिवर सपोर्ट, ये चाहिए। ना तो उसको वे प्रोटीन चाहिए, ना उसको BCAA चाहिए, ना EAA चाहिए, ठीक है, उसको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो सारी बट चीज हाई प्रोटीन डाइट से पूरी हो रही है, ठीक है। अगर आपका लीन बॉडी मास अराउंड 80 kg है ना, 80 किलो का आपके पास मसल मास है, और आप 200 से 250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको सारे अमाइनो एसिड पूरी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, आपको सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है, प्रोटीन काउंट आपका पूरा हो रहा है, तो आपको वे प्रोटीन ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम चिकन खाने का टाइम है, आपसे मील नहीं बनाए जा रहे, आप सिर्फ अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हो, ठीक है, अच्छा कमा रहे हो, राइट, उसके बाद आप 9 to 5 अपनी जॉब कर रहे हो, तब जाके मैं मानता हूँ कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। एक दो चीजें और हैं जो ऐड ऑन कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। अगर आप बहुत ज्यादा थकने के बाद वर्कआउट के लिए जा रहे हो, अपनी जॉब के इमीडिएटली बाद अपने वर्कआउट के लिए जा रहे हो, ठीक है, तब आप अमाइनोज ऐड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स चाहिए, कोई भी एक सब्सिडरी सप्लीमेंट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो मार्केट में भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स में BCAA, बहुत सारा EAA, ये सब इतने सारे जो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, जो भी दिखाते हैं सामने फ्रंट में दिखाते हैं, तो वो जेन्युइनली वो लोग नहीं यूज कर रहे हैं या फिर मतलब जस्ट? करते हैं भाई साहब, जिसको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, जिसके पास फ्री में आ रहे हैं, वो तो यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके। मैं बात कर रहा हूँ कि आप कहाँ पे किन चीजों को यूज कर सकते हैं और किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है यार। जब आपके पास लग्जरी है, ठीक है, तो आप चीजों के बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास लग्जरी या एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो आपकी सिंपल फोकस आपका डाइट को पूरा करने पे होना चाहिए, और आपके मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ओमेगा ओमेगा की भी जरूरत नहीं है, ओमेगा एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर आप गुड क्वालिटी ऑयल्स यूज कर रहे हैं और फिश अपनी डाइट में रख रहे हैं, तो आपको ओमेगा 3 भी यूज करने की जरूरत नहीं है सप्लीमेंटल फॉर्म में। उसके बाद अच्छा जॉइंट सपोर्ट हो गया, लिवर सपोर्ट हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोबायोटिक्स, ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लग्जरी है। प्रोबायोटिक्स आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तो है मल्टीविटामिन और मिनरल्स, ये तो बेसिक है। बिकॉज पता क्या है, हमारी डाइट में क्वालिटी वो नहीं है, ठीक है। अगर हम सोचें कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने प्योर हैं कि वो हमें पूरे दिन की विटामिन की और मिनरल्स की सप्लाई दे सकते हैं, तो वो नहीं दे सकते। हमारे क्वालिटी फूड बहुत महंगा जाता है, जो ऑर्गेनिक फूड्स हो गए, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हो गया, वो बहुत महंगा जाता है। और जो रेगुलर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, उनमें विटामिन कंटेंट पूरा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज उनकी ग्रोइंग क्वालिटीज अच्छी नहीं होती। तो उन केसेस में, राइट, उन केसेस में हमें विटामिन और मिनरल्स एसेंशियली ऐड करने चाहिए एक बॉडी बिल्डर को स्पेशली। और सपोज कोई जैसे मतलब नॉर्मल एज अ एथलीट है, मतलब ठीक है सपोज मेरा ही एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। अगर हम आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और सपोज आपसे बजट का बात करते हैं, तो ऑलराउंड मतलब ऑलमोस्ट कितना डाइट, आपकी कोचिंग, सप्लीमेंट्स वगैरह लगे, कितना ओवरऑल अमाउंट लगेगा कि जिसमें अगर देखो, मेरे को अच्छा बहुत लड़के ऐसे हैं जो मतलब अपने रेगुलर जॉब्स करते हैं और मेरे पास बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर हम 20,000 को डिवाइड करें 3 मंथ में, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 की
ठीक है, कोचिंग फी आ गई, ठीक है। उसके बाद बेसिक एनाबॉलिक अगर डाइट आप अपनी खुद कुक करते हो तो कम अराउंड 20 से 21 हजार में सब कुछ मैनेज हो जाता है, ठीक है। अगर आप वाकई अपने कोच की एडवाइस सुनते हो, ठीक है, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे चलते हो जो कोच आपको बता रहा है, ना कि आप जिम में जाके बाकी लोगों की तरफ देख के अपना माइंड उन चीजों पे, अननेसेसरी चीजों पे डाल रहे हो जिनकी जरूरत नहीं है। तो अराउंड 20,000 तो जेब में चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा हर एक लड़के को यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट बॉडी बिल्डिंग तब शुरू करो जब आप 30,000 कमा रहे हो, ठीक है ना, एटलीस्ट। क्योंकि अगर 20,000 आप बॉडी बिल्डिंग पे स्पेंड कर रहे हो ना, तो 10 से 15,000 की आपके पास सेविंग होनी चाहिए एंड ऑफ द डे। क्योंकि सारे का सारा जितना जेब में आया वो लगा दिया, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं, वो एक पर्पसफुल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी यार पता क्या है, देखो, अब अगर आप 30-35 हजार कमा रहे हो महीने का, ठीक है, 20,000 बॉडी बिल्डिंग पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पीछे 15,000 बच रहा है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, ठीक है और पीछे 15,000 बच रहा है, तो वो आगे आपके खर्चों के लिए ही यूज होगा। किसी अच्छे कंपटीशन में खेलना है, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रैवल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वहां पे टैनिंग का खर्चा, तो वो सेविंग आपकी उस जगह काम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पैसा कमाने पे ध्यान नहीं दे रहे और सिर्फ आप बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो आप अपना और अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, आप सिर्फ उन पे बर्डन बन रहे हो। आप एक एथलीट नहीं बन रहे, आप अपने एनवायरनमेंट पे, अपने आसपास के लोगों पे आप एक बर्डन बन रहे हो। बिकॉज आपके पेरेंट्स को आपका हमेशा मेंटल टेंशन रहेगा ही रहेगा कि यार ये कमाता तो है नहीं, जितना कमाता है वो सारे का सारा लगा देता है। क्योंकि उनका एक ही गोल है, उनको नहीं मतलब, यार हमारे पेरेंट्स को नहीं मतलब कि बॉडी बिल्डिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये करेगा क्या करेगा बॉडी बिल्डिंग में जाके, उनको कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द डे हमारे घर वालों को एक चीज चाहिए कि भाई साहब जो हमारा बेटा है वो कमाए, सेव करे, ठीक है, और अपने आप पे डिपेंडेंट रहे। उनके लिए सक्सेस ये है, उनके लिए सक्सेस ये नहीं है कि आप कहाँ पे जाके गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो। बहुत 100 में से 1-2 पेरेंट्स मिलेंगे जो मेडल्स की केयर करते, बाकियों को सिर्फ एक ही रहता है कि हाँ आप सेटल हो, आप कमाओ। लेकिन वही है, कमाओ, सेव करो, उसमें से एक प्रोपोर्शन बॉडी बिल्डिंग पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रोपोर्शन आप सेव करो। और इसमें करियर का क्या चांसेस है 100 में से, 100% में से? यार 200% चांसेस हैं। जस्ट पब्लिक को बताएं कैसे। बहुत लोग को लगता है स्टेट लेवल पे खेलो, उसके बाद खेल रहे उसके बाद प्राइवेट जॉब। पुरुषोत्तम, बिहार की एग्जांपल ले लो, ठीक है, हर सिटी में जिम है ना, हर सिटी में जिम है ना, राइट। करेक्ट। आप अगर स्टेट लेवल कंपटीशन खेलते हो, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, एटलीस्ट आपका शहर, पूरे का पूरा आपका शहर आपको जानता है, आपका नाम चल रहा है। अगर आप स्टेट लेवल के कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मतलब आपके शहर में आपका नाम चल रहा है। और अगर यार आप लोगों को सही ढंग से गाइड करके अपना एक शहर में, अपने ही शहर में एक अपना कोचिंग बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी बड़े सक्सेस को पा सकते हैं जब आप लोकल लेवल पे ही सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एक शहर में कम बंदे नहीं होते भाई साहब। लेकिन अगर कंपटीशन चैंपियनशिप जीतने के बाद भी लोगों को नहीं पता है कौन मिस्टर बिहार है, कौन मिस्टर पटना है, तो उसमें कैसे मतलब बताएं लोगों को क्या है यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है? फिर कंपटीशन ऐसा खेलो ना कि जिसको लोग जानते हो, ठीक है ना। बट लेकिन जैसे कि बहुत सारे यार अब पुरुषोत्तम ये देखो, अगर आप मिस्टर बिहार बने, ठीक है, और आप पटना से हो, ठीक है, और एटलीस्ट आपके जिम में 150 बंदा तो आ रहा है ना, उनको तो पता है ना आप जीते हो। हाँ करेक्ट। तो वहां से आप कोचिंग क्यों नहीं जनरेट कर सकते? करेक्ट। जैसे राकेश सर ने बोला, नॉलेज मैटर्स, एब्सोल्युटली सर, नॉलेज मैटर्स। लेकिन वही है ना कि मेन चक्कर क्या है, एक बॉडी बिल्डर को एटलीस्ट पता है कि उसने कैसे किया, ठीक है, वो लोगों को जेन्युइनली गाइड नहीं करता, जिस वजह से लोग एक लंबा और सस्टेनेबल कोचिंग बिजनेस नहीं जनरेट कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है कि वो नॉलेज को शेयर नहीं करते। नॉलेज शेयर करने से आपकी नॉलेज कम नहीं हो जाती, ठीक है, आपकी नॉलेज शेयर करने से आपका रुतबा बढ़ता है, ठीक है, और जैसे आपका रुतबा बढ़ेगा
वैसे ही आप अर्न भी ज्यादा कर पाओगे। कोचिंग से तो आप बात सही बताएं कि लोगों को कोचिंग देना, बट अभी के टाइम में मे बी आपको भी पता होगा जो कि लोग कोचिंग लेना नहीं जितनी भी चाहते हैं। ऑडियंस देख रही है अभी, जितनी भी ऑडियंस देख रही है, एक हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कोचेस मिस्टर राकेश उदियार लाइव में हैं, जो कि एक्चुअल में सलमान खान के भी ट्रेनर हैं। ठीक है, तो एक शाउट आउट उनके लिए कि जो स्टैंडर्ड्स और जो लेवल्स राकेश सर ने सेट किए हैं फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, और एक एक वो एक्सपोजर इंडियन बॉडी बिल्डिंग को दिया जब वो डेनिस जेम्स को इंडिया लेके आए। टोटली कमेंडेबल सर, हैट्स ऑफ। कोचिंग का बात बता रहे हैं। अभी के टाइम में लोगों का क्या होता है ना कि लोग कोचिंग लेना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी। तो उन लोगों के लिए मतलब उनको लगता है ठीक है भाई, यूट्यूब से हम देख वो लेंगे, इधर उधर वो से फिर देख लेंगे। वो फिर ना वही बंदे होते हैं जो लैब रिपोर्ट लेके ना खड़े होते हैं मेरे डीएम में या किसी अच्छे कोच के डीएम में कि सर हमारा लीवर उड़ गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा हेल्प कर दो, हम पीसीटी के क्या चार्जेस लोगे। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जिससे पहले खराब करवा के आए हो ना, उससे ठीक करवाओ जाके। करेक्ट तो पता क्या है, देखो जो भी है घूम के एक ही जगह पे आना है आपको। ठीक है ना, एंड ऑफ द डे अपना कोई ऑर्गन खराब करवा के, अपना सिस्टम खराब करवा के आने से अच्छा है कि एक अच्छा कोच चूज करो। ठीक है, अच्छे कोच से मतलब बहुत सारे यार इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं पुरुषोत्तम, सिर्फ मैं ही नहीं। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी प्रमोशन नहीं करूंगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, आई एम जस्ट ऑल्सो एन एवरेज जो, ठीक है, जो इस इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, बस अपने पेज से बढ़ रहा है। ठीक है, जस्ट अ नॉर्मल गाय। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में, ढूंढिए उनको, उन पे पैसे स्पेंड कीजिए, और कि आपका ही भला उसमें। अगर आपको गाइड करने वाला सही है, एक सही गाइड आप ढूंढ पाते हो ना अपनी लाइफ में, उससे बढ़िया आपके लिए कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको अच्छा कोच मिल जाए इंडस्ट्री में, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। और ये कोचिंग के साथ साथ लोगों को ऑनलाइन कोचिंग में इनसिक्योरिटी बहुत रहती है कि सपोज जिसको नॉलेज नहीं, जस्ट फ्रेशर है, 4-5 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, अब बात आती है एनाबॉलिक्स वगैरह यूज करने की, तो उनको मतलब रहता है कि अगर मेरे साथ कोच रहेंगे फिजिकली तो ज्यादा बेहतर है। यार जितने मेरी प्रोफाइल में मेडल लगे हुए हैं ना, जितने भी लगे हुए हैं, ठीक है, 95% वो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सिर्फ लाइफ में 1 या 2 बार मिला हूँ, वो भी मतलब कॉम्पिटिशन्स पे। मतलब 50% तो ऐसे हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे कभी भी नहीं मिले। ठीक है ना, तो बेसिकली वही है कि मैं अपने बहुत सारे ऐसे मेडलिस्ट भी हैं जो पिछले बहुत टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं उनको सिर्फ 1-2 बार मिला हूँ बस। बात है कि आपको अपने कोच पे ट्रस्ट है, ठीक है, उसके बाद जो प्लान उसने दिया है, आप अपना कितना परसेंट उसको दे सकते हो। यार आप मतलब मैं तो सिंपल बोलूंगा, ठीक है, मे भी थोड़ा सा ऑड भी लगे कि अगर आपका माइंडसेट इतना सॉलिड नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स को खुद पुश नहीं कर पाते, तो मतलब क्या घंटा बॉडी बिल्डिंग करोगे यार। वर्कआउट का ही माइंडसेट नहीं है आप में, ठीक है ना, और यही माइंडसेट नहीं है कि मुझे अपनी लिमिट्स को क्रॉस कैसे करना है, अपने लिए खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, नॉट एट ऑल। करेक्ट। तो आप मोटिवेट कैसे रखते हैं अपने क्लाइंट्स को? बात पता क्या, मोटिवेट कब होता है, जब आप उनकी बात सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अगर एज अ ऑनलाइन कोच या एज अ प्रेप कोच आप सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं ना कि प्लान लिख के दे दिया, और जब उनको जरूरत है तब आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो बहुत मुश्किल है यार, आपका एज अ कोच सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, मैं कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज वाला बंदा नहीं हूँ, नॉर्मल ही है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ये नहीं है कि बहुत मैं मतलब सातवें आसमान से उतर के आऊं, नहीं। मेरा काम करने का तरीका ये है कि मुझे एक मेरी बॉन्डिंग है अपने एथलीट्स के साथ यार, मैक्सिमम एथलीट्स के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग है ना कि वो चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उनकी फीलिंग्स को समझता हूँ, उनके अकॉर्डिंगली प्लान्स को एडजस्ट भी करता हूँ कि वो इस टाइम किस मेंटल सिचुएशन में है, ठीक है,
और कई बार यार खड़ा होना पड़ता है हमें अपने एथलीट्स के साथ, हर जगह खड़ा होना पड़ता है, तो हम उस चीज के लिए जाने भी जाते हैं, हमारा टीम एफर्ट जाना जाता है। जितने भी यहाँ पे अभी जितने मेरे एथलीट्स इस लाइव में हैं, उन सबको पता है कि टीम हैवी ड्यूटी का जो टीम एफर्ट रहता है वो कितना सॉलिड है। रंजन कितना एफर्ट पुट ऑन करता है, इवन अपना कितना एफर्ट पुट ऑन करता है। जब हम किसी शेरू क्लासिक में या एमेच्योर ओलंपिया में जाते हैं तो हमारे सब एथलीट्स को पता है कि किस हिसाब से उनकी टेक केयर होती है। वो करना बनता भी है यार, वो टेक केयर करना बनता भी है, क्योंकि अगर देखो मैं उनसे सारा साल फीस ले रहा हूँ, ठीक है ना, सारा साल फीस ले रहा हूँ मैं उनसे, राइट। और उस फीस लेने के बाद जब उनको जरूरत है, जिस जगह पे बहुत चीजें स्टेक पे हैं, ठीक है ना, बहुत चीजें स्टेक पे होती हैं उस टाइम पे, ठीक है ना, जब IHFF चल रहा है, शेरू क्लासिक चल रहा है, या कोई भी बड़ा कंपटीशन चल रहा है, बहुत चीजें स्टेक पे होती हैं, ठीक है। और तब अगर हम एथलीट्स के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या ये अपने प्रोफेशन के साथ हम क्या जस्टिस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो आप मतलब ज्यादा किसको मतलब प्रेफरेंस देते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर वाले कॉम्पिटिशन्स को या फिर जो बड़ा लेवल का होता है उसको? एंड ऑफ द डे यार पता क्या है, देखो बहुत बहुत ऐसे चांसेस भी हैं कि इवन की मिस्टर इंडिया जीतने वाले लोगों को भी रिश्वत देके नौकरी मिली है, ठीक है, तो फिर वो टाइटल जीतने का फायदा भी क्या? तो अभी जॉब वगैरह है IBBF से या फिर नहीं? रिसेंट टाइम्स में मिली है यार, कि लोगों को मिलती आ रही हैं, लेकिन बात क्या है कि IBBF की मैं एक चीज जो गलत मानता हूँ, वाई यू आर स्टॉपिंग टैलेंट, राइट। अब देखो एक जो किसी भी कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, राइट, सुनील यादव गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का कंपटीशन खेलते हैं जो कि फेडरेशन के अंडर नहीं आता, ठीक है ना, वो किसी फेडरेशन के अंडर नहीं आता, वो सिर्फ वो खेलते हैं और उसके बाद प्रो शो खेलते हैं, ठीक है, वो IBBF अब खेलती नहीं है। तो अब तो ये एथलीट्स को चूज करना है ना कि उनको क्या चाहिए। करेक्ट। जो मल्टीपल टाइम्स मिस्टर इंडिया जीत चुके हैं, है ना, दो दो तीन तीन बार मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब पे हैं वो, ठीक है ना, तो उन्होंने तो सिर्फ डिपार्टमेंट वाला कंपटीशन खेलना है अपना, ठीक है ना, उसके अलावा वो प्रो लीग में आके प्रो बन के और उसके बाद प्रो शो क्यों नहीं खेल सकते? हाँ राइट। बट उनका भी IBBF का भी कुछ तो क्राइटेरिया होगा, अपना कुछ लिमिटेशंस वगैरह होगा, इसलिए रखते हैं। यार कुछ नहीं होता। आज भी सुनील यादव अगर अपना प्रो कार्ड सरेंडर करके IBBF में जाए ना, उसको गले लगा लेंगे ये, ठीक है ना। वही है ना कि जब वो खेल रहे हैं, ठीक है ना, वाई नॉट। अब देखो कुछ ऐसे हैं, है ना, मतलब सुपर सीनियर IBBF एथलीट्स, है ना, जैसे अपना रामनिवास मलिक जी हो गए, अनुज तल्यान जी हो गए, ठीक है यार, इतनी बार मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, दे कैन कम, है ना। नरेंद्र यादव तो खेले भी हैं, एमेच्योर ओलंपिया भी खेले नरेंद्र यादव, ठीक है, मिस्टर इंडिया बनने के बाद। तो ये तो एथलीट्स को चूज करना है कि उनको चाहिए क्या। स्ट्रगल मतलब जॉब का स्ट्रगल क्या है? हाँ, यहाँ सब लोग IBBF के पीछे भागते हैं, नहीं भाई, पता क्या है, देखो अब कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी मेंस फिजिक या क्लासिक फिजिक को लेके अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और NPC अभी ग्रो कर रही है यार। NPC को स्टार्ट हुए कितने 4 साल भी नहीं हुए अभी मुश्किल से, और जिस हिसाब से NPC पेस पकड़ रहा है अपना, डेफिनेट सी बात है कि जो रिमोट स्टेट्स भी हैं, जैसे अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस बार 7 स्टेट्स में 6-7 स्टेट्स में NPC हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ये है कि सपोज किसी पर्सन के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, सारा सर्टिफिकेशन किए हुए, बहुत अच्छा नॉलेज है, ट्रेनिंग भी देता है लोकल में, और अपने बॉडी पे खुद मतलब इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो उसके कोई सजेशन आप मतलब? जैसे सपोज हम आपके यहाँ से कोचिंग ले लिए, ठीक है, आपके यहाँ से 3-4 महीना रहे, आपके 1 साल 2 साल आपके यहाँ टाइम दिए, उसका सारा नॉलेज हम आपसे लिए। हाँ। अब आई एम फाइन कि ठीक है चलो वापस बिहार चलते हैं, वहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग वगैरह, और हम आपसे लिया गया नॉलेज पूरा फुल प्रैक्टिकल नॉलेज हम खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हमको कोई सजेशन? देखो कोई भी चीज है मेहनत के बिना नहीं मिलेगी,
चाहे वो एज एन एथलीट आपको स्टेज ग्लोरी है, ठीक है, या एज अ कोच, ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज बिना मेहनत किए हुए नहीं मिलेगी। अगर आप सोचें कि यार आपने ये किताब पढ़ ली, ठीक है, और ये किताब पढ़ के आप सक्सेसफुल कोच बन जाओगे, नहीं। कि अगर आपने बुक पढ़ ली, ठीक है, और आप उसको अप्लाई करने के लिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे, फील्ड पे जाके काम नहीं करोगे, ठीक है, क्लाइंट्स को नहीं ढूंढोगे, ठीक है, क्लाइंट्स का भी आज की डेट में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, अभी तो चलो 50-60 हो चुके हैं लाइव पे, ठीक है ना, तो सभी लोग याद रखना कि आज की डेट में क्लाइंट चल के आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, आज की डेट में क्लाइंट चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको क्लाइंट के पास पहुंचना पड़ेगा। भले ही आप किस भी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, आपको क्लाइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ब्रेड एंड बटर सारा कोचिंग है ना, तो आपको उस पे एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही आप कहीं से भी पढ़ के आ जाओ। प्रैक्टिकल टोटल अलग है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके हिसाब से एजुकेशन नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, आप काम करने के कितने इच्छुक हो, काम में क्या क्या एफर्ट काम में डाल सकते हो ना, वो मैटर करता है। अगर आपने नॉलेज ले ली और आप में वर्क एथिक नहीं है ना, और आप मेहनती नहीं हो, उस नॉलेज का कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही आप कौन सी भी सर्टिफिकेशन करके मार्केट में एंटर करो, ठीक है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो ग्राउंड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत एक कोरिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि सर्टिफिकेशन, अगर कोई कॉन्टेस्ट प्रेप सर्टिफिकेशन है, ठीक है, वो अराउंड 10 से 15 घंटे का आपको कंटेंट दे रही है उस चीज में, ठीक है, इससे ज्यादा किसी में नहीं है इंडिया में। 10 से 15 घंटे से ज्यादा किसी भी कॉन्टेस्ट प्रेप सर्टिफिकेशन का कंटेंट नहीं है, ठीक है। ओके। पूरा करिकुलम, ठीक है, एक एक घंटे के 10-15 लेक्चर हैं, ठीक है, या वर्कशॉप है तो वो पूरे एक दिन की वर्कशॉप है, ठीक है। लेकिन कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का जो टोटल कंटेंट बनने जा रहा है, दैट इज अराउंड 120 आवर्स। ओके, 120 घंटे का। 120 घंटे, राइट। कहाँ 12 घंटे, कहाँ उस पर आप एक जीरो डालें, तो नॉलेज का तो हाँ, और बहुत लिटरली उसके बाद कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी की प्लेटफॉर्म का आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है। ओके, ये तो अच्छा। कभी भी आप खोल के अपना अकाउंट खोल के अपने अकाउंट में लॉगिन करके आप कभी भी कोई भी लेक्चर दोबारा पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, फोरम सेक्शन है उसमें, ठीक है, फोरम्स में जाके आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं पर्सनली उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, किसी को कोई भी क्वेरी रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम सब्सक्रिप्शन रखेंगे उसकी, सिर्फ और सिर्फ 1000 और 2000 पर ईयर, ठीक है। और वहां पे हमारी टीम एक्सपेंशन होगी। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को, कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को अपने किसी एथलीट के लिए कोई ब्रीफ एडवाइस चाहिए, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी उसमें। ओके, कोई कोच रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई स्टूडेंट है हमारा कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का, राइट, उसने अपने एथलीट का पीक वीक करना है, और कोई उसने एक माइनर चीज पूछनी है कि मुझे इसका कार्ब लोड कब स्टार्ट करना चाहिए, कब इसका वाटर पुल आउट करना चाहिए मुझे, वो छोटी छोटी एडवाइसेस ऐसी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ओके, और इस जो आपका कोर्स है, सपोज कोई बिगिनर है, सपोज बिगिनर है जो नॉर्मल, बिगिनर के लिए नहीं है, क्योंकि देखो एक बिगिनर कभी भी प्रेप कोच नहीं बन सकता, बिगिनर्स के लिए टफ ट्रेनर है। और सेम ही फैसिलिटीज जो कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, जैसे लाइफ टाइम एक्सेस, ईयरली सब्सक्रिप्शन, उसके बाद प्रॉब्लम शूटिंग, ट्रबल शूटिंग, ठीक है, और बिजनेस एक्सपोजर की आपको एज अ बिगिनर बिजनेस को कैसे स्केल अप करना है, वो सारी चीजें हमारी टफ ट्रेनर में आएंगी। तो वो कब रिलीज कर रहे हैं? वो भी 15 मार्च को। ओके, तो ये टफ ट्रेनर करके
और फिर वो उस पर स्विच कर सकता है क्या? यस, क्योंकि कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी में जिसको भी एनरोल करना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको बेसिक डेफिनेशंस पता है, उसको पता होना चाहिए कि कार्ब्स किसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, और बाइसेप डंबल कर्ल कैसे लगती है, ये बेसिक चीजें उनको पता होनी चाहिए। पीक वीक क्या होता है, ठीक है ना, हाँ कैसे होता है वो डिफरेंट बात है। कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का उन सब के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं। और यहाँ पे ना मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी सर्टिफिकेशन उससे बेटर है या वर्ल्ड में बेस्ट है, नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नॉर्मल बंदे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सही है। आपके चलो अब करते हैं रेस्ट, करो मजे। चलिए रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलराइट गाइस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।